हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास को शुरू करेंगे द हिंदू के ओपिनियन पेज से इस इंटरेस्टिंग से आर्टिकल के साथ। फ्रॉम जीडीपी टू जेडीपी इसका टाइटल है। देखिए, आर्टिकल आपको एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, कि कंट्री की जीडीपी का बढ़ जाना इस चीज़ की गारंटी कभी नहीं होता कि कंट्री में जॉब्स होंगी और लोगों का इनकम लेवल अच्छा होगा। भारत दुनिया की इकोनॉमिक महाशक्ति बनता जा रहा है, लेकिन आज भी काफ़ी लोग बेरोजगार हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद। तो ये दोनों चीज़ों में जो डिस्कनेक्ट है इस आर्टिकल में आपको समझाया गया है, और ये क्यों है। शुरू करेंगे इस आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। बड़े प्यारे क्वेश्चन बनाए हैं मैंने मेंस लेवल के, ऊपर कॉम्प्रिहेंशन के, नीचे वोकैब के, फिलर्स के और लास्ट में एरर्स के। पूरे मन से आर्टिकल को पढ़ना है और 9 में से 9 आपको मार्क्स मिलने चाहिए। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा सभी क्वेश्चंस के। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी फ्रॉम जीडीपी टू जेडीपी। देखिए, जीडीपी आप जानते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी कंट्री ने पूरे ईयर के अंदर उसकी इकॉनमी में कितने प्रोडक्ट्स या किस वैल्यू की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को जनरेट किया, ये कहलाती है कंट्री की जीडीपी। इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट जीडीपी बन चुका है नॉमिनल वैल्यूज़ में, और आप देखेंगे कि 4th लार्जेस्ट बनने वाला है अगले 2-3 सालों में, जर्मनी को पीछे छोड़ करके। जेडीपी क्या होती है? देखिए, जेडीपी वर्ड का फुल फॉर्म होता है जॉब्स, डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी। जॉब्स का मतलब है नौकरियां, डेवलपमेंट का मतलब है विकास, प्रोस्पेरिटी का मतलब है समृद्धि। कह रहे हैं हमें जीडीपी से जेडीपी की तरफ जाना है। इन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है अगर आधी जनता के पास नौकरी ही ना हो। समझ गए? चलो, अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। जेडीपी का इसने एक और मीनिंग भी बताया, वो आपको ड्यूरिंग द आर्टिकल जो है समझने में पढ़ने में आएगा। एक और इसने फुल फॉर्म भी जेडीपी की बताई है। कह रहा है जी देयर इज अ बिग डिसोनेंस बिटवीन जीडीपी ग्रोथ एंड इट्स ट्रांसलेशन इनटू एक्चुअल जॉब्स एंड इनकम्स फॉर पीपल। कह रहा है जी एक बहुत ही बड़ा सा डिसोनेंस है। डिसोनेंस का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, डिस्पैरिटी, डिसकनेक्ट बोल सकते हैं इसको। एक उत्तर में जा रहा है, दूसरा दक्षिण में जा रहा है, एक ईस्ट में, दूसरा वेस्ट में। तो कह रहे जी ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला एक बड़ा सा फर्क है, फासला है दो चीज़ों के बीच में। अच्छा, किन किन चीज़ों के बीच में? बिटवीन और एंड लगा के इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट किया गया। पहली चीज़ है जीडीपी की ग्रोथ, ठीक है, अर्थव्यवस्था के बढ़ने की दर। और दूसरी चीज़ है इसका ट्रांसलेशन या इसका परिवर्तित हो जाना, चेंज हो जाना, ट्रांसलेट हो जाना। और किस चीज़ में? एक्चुअल जॉब्स में और इनकम्स में, नौकरियों में और कमाई में, लोगों के लिए, फॉर पीपल। तो जीडीपी तो तब भी बढ़ सकती है जब देश के कुछ बिजनेस घराने जो हैं उनकी शेयर मार्केट की, उनकी कंपनीज के शेयर मार्केट वैल्यूज़ बढ़ जाएं, है ना, उनकी सेल्स बढ़ जाएं। तो कुछ 10% लोग जो हैं, जो सबसे धनी हैं देश में, उनकी धन या उनकी जो है वेल्थ बढ़ जाए, जीडीपी तो वैसे भी बढ़ जाएगी। लेकिन हर आदमी के लिए जॉब्स और इनकम्स तब आएंगी जब हर आदमी ग्रो करेगा। खाली जीडीपी ग्रो करने से हर आदमी का ग्रोथ पॉसिबल नहीं होता। तो ये बड़ा डिसोनेंस, बड़ा फासला हमें दोनों चीज़ों में देखने को मिलता है। डिसोनेंस इज योर सब्जेक्ट, एज इसकी वर्ब है। डिसोनेंस आपने समझ लिया ना, शायद नया वर्ड होगा आपके लिए। डिफरेंस या फासले के लिए, डिसएग्रीमेंट के लिए इसको यूज़ करें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल की वोकैबुलरी पे नज़र डालेंगे। सारे मोटे मोटे वर्ड्स शुरू में एक साथ पढ़ लें ताकि बीच में हमें डिस्टर्बेंस ना हो। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। और उसी के साथ में जिन प्यारे बच्चों को मॉक टेस्ट पासिस की ज़रूरत है, तो टेक्स्ट बुक की सेल एक्टिव है, आज लास्ट डेट है इसको, जिसमें आपको 1 साल का मॉक टेस्ट पास मिल रहा है 314 रुपये के रिड्यूस्ड प्राइस पे। 70,000 मॉक टेस्ट से भी ज़्यादा इसमें अवेलेबल होंगे आपको, 700 से ज़्यादा एग्जाम्स के। तो अब एसएससी, बैंकिंग, सबका एक ही मॉक टेस्ट पास लेना है आपको, अलग अलग नहीं लेना। इसका प्रो वर्जन 449 में मिलता है, जिसमें आपको ये एडिशनल बेनिफिट होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी मॉक टेस्ट की फॉर्म में अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी पास आपको जो भी लेना हो, कमेंट सेक्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें टेक्स्ट बुक के, और अपना कोड अप्लाई करें YT10। जैसे इस कोड को लगाएंगे आपको मॉक टेस्ट पास दिखेगा 314 रुपये के अंदर, नॉर्मल वाला। और जो आपका दूसरा मॉक टेस्ट पास है वो आपको 499 का दिखाएगा, लेकिन कोड लगाने के बाद द प्राइस विल रिड्यूस टू 449। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है इफ़ यू नीड द पास। चलिए अपनी आज की वोकैब शीट फ्रॉम जीडीपी टू जेडीपी। आज 6 वर्ड्स हैं अपने पास, 6 ही पुराने हैं लेकिन काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, तो काफ़ी लोगों के लिए वर्ड्स नए होंगे। पहला वर्ड है एक्सटॉल, बहुत दिनों बाद आया है। एक्सटॉल का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, लेकिन जोरों शोरों से।
बहुत ज़्यादा ही प्रशंसा कर देना, प्रेज करना हाईली। इसको लॉर्ड या अपलॉड करना बोलते हैं, ग्लोरीफाई, ऑनर या एग्जॉल्ट करना बोलते हैं। एग्जॉल्ट जो है एक्सटोल वर्ड का बड़ा ही कॉमन सा लेकिन एडवांस सिनोनिम है, आप इसको भी आर्टिकल्स में यूज़ होता हुआ देखेंगे। इलन मस्क इज ऑफन एक्सटोल्ड और एग्जॉल्टेड एज द इन्वेंटर ऑफ 21st सेंचुरी। इलॉन मस्क जो हैं अक्सर वो प्रेज किए जाते हैं, प्रशंसा किए जाते हैं 21वीं सदी के इन्वेंटर के तौर पे, आविष्कारक के तौर पे, है ना। इलॉन मस्क की जो आविष्कार हैं, जो काम वो कर रहे हैं 21वीं सदी के अंदर, बहुत सिग्निफिकेंट है वो। तो ये वर्ड आप इस तरीके से यूज़ करेंगे प्रशंसा के लिए, आर्टिकल में आएगा। अगला वर्ड है सस्टेनेंस। देखिए सस्टेनेंस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपको सस्टेन करने में मदद करे, जीवित रहने में, सर्वाइव करने में जो है हेल्प करे। और कौन सी चीज़ आपको सर्वाइव करने में मदद करती है? आपका व्यापार, आपका नौकरी, आपका पेशा, आपका ऑक्यूपेशन। तो सस्टेनेंस वर्ड का मतलब होता है आपका पेशा, और पेशे के लिए कॉमन सा वर्ड है लाइवलीहुड, जिसको आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। फिशिंग इज द प्राइमरी सस्टेनेंस और लाइवलीहुड ऑफ द पीपल लिविंग नियर सी शोर्स। फिशिंग जो है, मछली पालन जो है, वो प्राइमरी सस्टेनेंस है या लाइवलीहुड है उन लोगों का जो सी शोर्स के नज़दीक में रहते हैं। इसको सपोर्ट, सबसिस्टेंस या ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं। आज आप लाइवलीहुड वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है एक्सैसरबेट। इसका मतलब होता है चीज़ों को बद से बदतर बनाना, खराब बनाना, टू मेक मैटर्स वर्स। द मेडिसिन एक्सैसरबेटेड हर सिम्टम्स। मेडिसिन ने एक्सैसरबेट कर दिया, खराब बना दिया उसके सिम्टम्स को। एक्सैसरबेट को वर्सन करना, एग्रावेट करना, एक्सेस्पिरेट करना, डिटेरियोरेट करना, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। अगेन दिस वर्ड जो है यू विल सी द वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। काफ़ी दिनों बाद आया ना वर्ड एक्सेसरबेट करना, खराब बनाना। चलिए एक और वर्ड है इंस्ट्रूमेंटल। ये मेरे ख्याल से 2-3 बार आ चुका है, तो सबको पता होगा, पिछले 1 महीने में कई बार आया है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उपकरण जो किसी चीज़ को करने में आपकी मदद करे। जैसे थर्मोमीटर जो है टेम्परेचर को नापने के काम आता है, एक उपकरण है। इंची टेप जो है लेंथ को नापने के काम आता है, एक उपकरण है। स्टेथोस्कोप जो है डॉक्टर आपकी हार्ट बीट को मेजर करने के लिए यूज़ करता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है। तो इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण से हमने एक एडजेक्टिव बनाया हुआ है इंस्ट्रूमेंटल। हर वो चीज़ इंस्ट्रूमेंटल है जो किसी काम को करने के लिए हेल्पफुल है या सपोर्टिव है। जैसे फोकस्ड पढ़ाई जो है वो इंस्ट्रूमेंटल होती है सक्सेस के लिए एक स्टूडेंट की। जैसे हार्डवर्क जो है इंस्ट्रूमेंटल होता है, हार्डवर्क और विजन इंस्ट्रूमेंटल होता है सक्सेस के लिए एक बिजनेसमैन की, है ना। इस तरीके से इस वर्ड को याद रखें। भगत सिंह हैड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। भगत सिंह का एक बहुत ही हेल्पफुल और सपोर्टिव रोल था, इंस्ट्रूमेंटल भूमिका थी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, फ्रीडम स्ट्रगल में। इंस्ट्रूमेंटल को पिवटल भी बोलते हैं, कंड्यूसिव भी बोलते हैं। आज पिवटल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। पिवटल तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ हो वो होता है पिवटल। बड़े आगे चलिए, कंड्यूसिव भी कई बार देखते हो आप आर्टिकल्स में। सेकंड लास्ट वर्ड आज का पेन स्टेकिंग। समझने में, देख के ही समझ में आ रहा होगा ये वर्ड। जिसमें स्टेक लगा हो, दावा लगा हो, पेन का यानी दर्द का। पेन स्टेकिंग हर वो चीज़ है जिसमें आप बहुत पेन लेकर के, बहुत केयर और एफर्ट के साथ में किसी काम को करते हैं। कोई भी चीज़ पेन स्टेकिंग हो सकती है। जैसे डाइवर्स मेड अ पेन स्टेकिंग सर्च ऑफ द डिब्री ऑफ द क्रैश्ड एयरक्राफ्ट। जो गोताखोर थे, डाइवर थे, उन्होंने एक बहुत ही पेन स्टेकिंग सी सर्च को किया, फुल ऑफ केयर और एफर्ट वाली तलाश को किया, जो थी डिब्री की यानी मलबे की, क्रैश किए गए एयरक्राफ्ट के। डिब्री क्या होता है जी? मलबा। ये एस वर्ड जो है ना, एस लेटर, ये यहाँ पे क्या है, मतलब वो बोलते हैं ना अपने, साइलेंट है। डिब्रीस मत बोलना, डिब्री होता है। तो गोताखोरों ने बहुत पेन लेकर के, पेन स्टेकिंग मैनर में, फुल ऑफ केयर और एफर्ट के साथ में क्रैश किए गए इस एरोप्लेन के, एयरक्राफ्ट के मलबे को खोजने की कोशिश की। चलिए, पेन स्टेकिंग को मेटिकुलस भी बोलते हैं, पंक्टिलियस भी बोलते हैं। मेटिकुलस तो वो हर चीज़ है जिसमें आप बहुत ध्यान रखते हैं छोटी छोटी चीज़ों का, कुछ भी गलत ना हो, बिल्कुल परफेक्शन की तरफ जाना चाहते हो, तो वो काम हो जाता है मेटिकुलस। चलिए लास्ट वर्ड है आज का, एनकम्पस। देखिए वर्ड बना है कंपस से। स्कूल में प्रकार यूज़ करते थे ना आप, उसको कंपस बोलते हैं। जिसमें एक जो है आप प्रकार का जो एक नुकीला भाग है, जो सुई है, उसको आप कहीं कागज़ पे रखें और दूसरी तरफ, दूसरे सिरे पे एक पेंसिल बांध दें, और आप जैसे जैसे उसको घुमाएंगे वो पेंसिल एक गोला बना देगी, एक सर्कल बना देगी, बिल्कुल बराबर वाला। अगर आप कंपस से गोला बनाते हैं तो आप इस तरीके से किसी चीज़ को अपने दायरे में ले लेते हैं, और वही वर्ड बताता है एनकम्पस करना, किसी चीज़ को दायरे में ले लेना।
समझे? कंपस से जोड़ के रखना, प्रकार से गोला बनाते हो, गोला बनाते हो मतलब किसी चीज़ को ऐसे अपने स्कोप में लेते हो। एनकम्पस करना, किसी चीज़ को अपने स्कोप में, दायरे में इंक्लूड करना। हर जॉब एज अ सेक्रेटरी एनकम्पसेस अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसकी जॉब जो है सेक्रेटरी के तौर पे अपने दायरे में लेती है काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, एक बहुत बड़ी रेंज को जो है जिम्मेदारियों की। एनकम्पस को एनकैप्सुलेट या कवर करना या इंक्लूड करना भी बोलते हैं। आज आप एनकम्पस वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। एनकैप्सुलेट भी बड़ा आसान है। कैप्सूल क्या होता है? दवा भरी रहती है उसके अंदर, बाहर एक जो है उसके वो रहता है पूरा, है ना, प्रोटेक्टिव शील्ड, आप उसको खा लेते हैं। तो अगर किसी चीज़ को अपने दायरे में ले रहे हैं तो बिल्कुल कैप्सूल की तरह कर रहे हैं आप। जैसे कैप्सूल दवा को अपने अंदर भर लेता है, वैसे ही आप एनकैप्सुलेट कर सकते हैं, किसी चीज़ को अपने पास अपने दायरे में ले सकते हैं। ये वर्ड्स जैसे बने वैसे ही आपको मैं समझा रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल पे आ जाओ। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा गया है। समरी ये है कि सरकारें जो हैं जीडीपी के पीछे पड़ी रहती हैं कि कितनी परसेंट किसकी जीडीपी बढ़ेगी। कांग्रेस वाले बोलते हैं हमारे टाइम ज़्यादा तेज़ बढ़ती थी, बीजेपी वाले बोलते हैं हमारे टाइम ज़्यादा तेज़ बढ़ती थी। लेकिन इस पूरी तामझाम के बीच में, इस जीडीपी की लड़ाई के बीच में, इनसे कोई ये सवाल पूछे कि बढ़ी हुई जीडीपी से लोगों को क्या मिला? आम आदमी के पास तो जॉब्स नहीं है। 10,000 वैकेंसी निकलवाते हो, 50 लाख फॉर्म भरवाते हो, तो लोगों का डेस्परेशन तो उतना ही है आज भी। तो कहने का मतलब जीडीपी का बढ़ना और आम आदमी की भलाई होना दो अलग चीज़ें हैं। और जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा है भी नहीं। भारत में इसलिए है क्योंकि ये एक डिस्कनेक्ट है दोनों चीज़ों के बीच में। जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो कमाते ही जा रहे हैं, और जो लोग नहीं कमा पा रहे वो बिल्कुल नहीं कमा रहे। और इसका पूरा कारण है सरकारें। हमारी सरकारें जो है लोगों की भलाई पे कम फोकस्ड है और जीडीपी बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस्ड है। तो इस द हिंदू के इस प्यारे से ओपिनियन पीस में समझाया गया है सरकारों के लिए क्या सजेशन है और कहाँ पे वो गलत काम कर रही हैं। आज की टोन है एनालाइजिंग, एनालाइज कर रहा है, और साथ में क्रिटिसाइजिंग, सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है। शुरू करें? चलो, पार्लियामेंट की डिबेट से शुरू करेगा निर्मला सीतारमन की। कह रहे जी, इंगेजिंग इन द रीसेंट पार्लियामेंट्री डिबेट्स ऑन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन eloquently extolled India's gross domestic product और जीडीपी सर्जिंग इनटू डबल डिजिट्स। कह रहे जी, इंगेज करते हुए, लगते हुए या इन्वॉल्व होते हुए एक रीसेंट पार्लियामेंट्री डिबेट में, हाल ही में हुई संसद में एक बहस पे, जो थी एक मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, एक ऐसे प्रस्ताव पे जो था अविश्वास का। कह रहे जी, इस डिबेट में, बहस में भाग लेते हुए, इंगेज करते हुए हुआ क्या? हुआ ये, हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला जी, ये इन्होंने एक्सटोल कर दिया, प्रेज कर दिया बहुत ही ज़ोरों शोरों से और बहुत ही इलोक्वेंटली। इलोक्वेंटली का मतलब होता है आर्टिकुलेटली, एकदम अच्छे वर्ड्स में, शानदार शब्दों में, जिससे सामने वाला इंप्रेस हो जाए। तो निर्मला मैडम ने बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बढ़ाई कर दी, एक्सटोल कर दिया भारत की जीडीपी के, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के सर्ज इनटू करने को, बढ़ जाने को। सर्ज इनटू करना यानी बढ़ करके यहाँ तक पहुँच जाना, इनटू, और कहाँ में? डबल डिजिट्स में, 2 आंकड़ों में, यानी 10% से ज़्यादा जो है, समझ गए ना, 10, 11, 12 ऐसे जो है जीडीपी बढ़ रही है। और ये सारा काम कैसे किया निर्मला जी ने? ये सारा काम किया भैया प्राउडली क्लेमिंग द नेशंस इकॉनमी एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट। प्राउडली या पूरे प्राउड के साथ में क्लेम करते हुए, दावा ठोकते हुए, भारत की इकॉनमी का, अर्थव्यवस्था का, दुनिया की फास्टेस्ट इकॉनमी के तौर पे, दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के तौर पे। तो यहाँ से पूरा कॉन्टेक्स्ट इसने सेट किया है कि फाइनेंस मिनिस्टर से कुछ भी पूछो, नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी भारत की जीडीपी के बारे में बताने लगी कि कैसे जीडीपी जो है दुनिया में सबसे तेज़ बढ़ने वाली जीडीपी है भारत की। निर्मला सीतारमन जी आपके सब्जेक्ट हैं, इनकी वर्ब है एक्सटोल्ड, V2 लगा हुआ है पास्ट टेंस में, काम पास्ट में हो चुका है एक डिबेट के दौरान, इसलिए पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। एक्सटोल करना, प्रशंसा करना। इलोक्वेंटली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है जी बहुत ही इंप्रेसिव वर्ड्स में, बहुत ही अच्छे शब्दों में। जब निर्मला जी एक्सटोल कर रही थी तब वो 2 काम और कर रही थी। पहला काम तो वो इंगेज कर रही थी एक बहस में, और दूसरा काम वो क्लेम कर रही थी, दावा ठोक रही थी भारत के सबसे तेज होने का, इकोनॉमी के फास्टेस्ट होने का। तो इंगेजिंग और क्लेमिंग दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। निर्मला जी के एक्सटोल करने के वक्त ये दोनों एक्शंस भी साथ में अकर या टेक प्लेस कर रहे थे। समझ गए ना? सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझा करो, 2-3 चीज़ें साथ में हो रही हैं तो एक चीज़ को मेन वर्ब बना दो, और बाकी जो भी हो रहा है उसको सबको वर्ब की आईएनजी फॉर्म से कोमा कोमा लगा के लिखते जाओ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी, येट अ वाइटल क्वेश्चन रिमेन्स लार्जली अनएड्रेस्ड, डज जीडीपी ग्रो ट्रूली मैटर। कह रहे फिर भी एक वाइटल सा क्वेश्चन है, जरूरी सा सवाल है जो रिमेन करता है, बना हुआ है, लार्जली अनएड्रेस्ड,
मोटे तौर पे असंबोधित, जिसका कोई संबोधन नहीं है मोटे तौर पे। और वो क्या क्वेश्चन है भाई, क्या जीडीपी ग्रोथ सच में मैटर करती है? डज जीडीपी ग्रोथ ट्रूली मैटर? आम आदमी के लिए क्या इसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है? क्वेश्चन की वर्ब रिमेन्स, और क्वेश्चन बताया गया कॉलम के बाद। सब्जेक्ट है यहाँ पे ग्रोथ, वर्ब है इसकी डज मैटर। डज को हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है क्योंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस वर्ब का इन्वर्जन करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। ठीक है, तो डज जीडीपी ग्रोथ ट्रूली मैटर। याद रखें, डू फैमिली की हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेती हैं। यहाँ पे मैटर्स अगर लिख देता तो सेंटेंस गलत हो जाता। जैसे हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना परफेक्ट टेंस में, वैसे ही डू डज के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, पीछे एस या ईएस कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। चलिए, कह रहे इन रियलिटी द कोर इशू लाइज इन द नेशंस इकोनॉमिक पोटेंशियल टू जनरेट जॉब्स। कह रहे रियलिटी में जो कोर इशू है वो लाई करता है, छुपा हुआ है भारत की, नेशन की इकोनॉमिक पोटेंशियल में, आर्थिक संभावनाओं में, जो है जॉब्स को जनरेट करने की, व्यापारों को खड़ा करने की। कोर इशू की वर्ब है लाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ, पैराग्राफ पे। कह रहे द डिसोनेंस बिटवीन जीडीपी ग्रोथ एंड टेंजिबल जॉब क्रिएशन इमर्जेस एज अ ग्लेरिंग कंसर्न। कह रहे जो डिसोनेंस है, जो डिस्कनेक्ट है, जो फासला है या डिस्पैरिटी है इन दोनों ही चीज़ों के बीच में, जीडीपी की ग्रोथ के बीच में और जॉब क्रिएशन के बीच में, नौकरियों के पैदा होने के बीच में। और वो कैसा पैदा होना, जो टेंजिबल हो, सिर्फ कागज़ों में या अखबारों में ना हो कि भारत में इतनी नौकरियां पैदा हुई, भारत में इतनी नौकरियां पैदा हुई, जो पढ़ रहा है अखबार वो खुद बेरोजगार है। तो टेंजिबल सा जॉब क्रिएशन हो, जॉब क्रिएट भी हो और मिले भी, है ना, जो फिजिकली आप जो है जिसको फील कर सकें। कह रहे ये डिसोनेंस जो है इन दोनों चीज़ों के बीच में, ये इमर्ज होकर आता है, उभर करके आता है एक ऐसे कंसर्न या चिंता के तौर पे जो ग्लेरिंग है, जो साफ साफ जग जाहिर है, दूर से ही समझ में आती है, कॉन्स्पिक्यूअस है, एविडेंट है या एपरेंट है। ठीक है ना, तो इसके लिए कुछ आपको कोई गांव या कहीं अंदर जाके रिसर्च की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडियन हो तो आप खुद ही जानते हो कि जीडीपी तो बढ़ रही है, ग्रोथ जो है जॉब उतनी जो तेजी से नहीं बढ़ पा रही। डिसोनेंस की वर्ब है इमर्जेस। ग्लेरिंग आप देख चुके हैं। टेंजिबल का मतलब होता है जो फील किया जा सके, जो रियल हो, जो कॉन्क्रीट हो। कह रहे जी पैराडॉक्सिकली एज इंडिया जीडीपी सॉर्ड द डिमांड फॉर मिनिमम वेज एम्प्लॉयमेंट अंडर द महात्मा गांधी नरेगा स्कीम, एमजी नरेगा, हैज कंकरेंटली सर्ज्ड। कह रहे पैराडॉक्सिक बात तो ये है, उपहास की बात तो ये है, मजे की बात तो ये है, जैसे जैसे जीडीपी ने सोर किया है, भारत की अर्थव्यवस्था तेज हुई है, बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, वैसे वैसे जो डिमांड है मिनिमम वेज वाली जॉब्स की एमजी नरेगा स्कीम में, ये भी साथ साथ बढ़ी है, कनकरेंटली यानी साथ साथ, एट द सेम टाइम सर्ज हुई है। सोर करना, सर्ज करना एक ही बात है, चीज़ों का बढ़ जाना। तो देश अगर तरक्की करेगा तो कम से कम लोग जो एमजी नरेगा में आने चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है। जितना देश तरक्की कर रहा है उतना ही ज़्यादा एमजी नरेगा की डिमांड बढ़ रही है। और एमजी नरेगा क्या है, मिनिमम वेज स्कीम है, 150-200 रुपये दे करके आपसे सारा दिन मजदूरी करवाई जाती है। तो ये पैराडॉक्सिकल जो है एक स्टेटमेंट है। जीडीपी की वर्ब है सोर्ड, ठीक है, सोर्ड। डिमांड की वर्ब है हैज सर्ज्ड। कनकरेंटली मतलब एट द सेम टाइम या साइमल्टेनियसली। कह रहे जी दिस फिनोमिनन raises inquiries about the translation of rapid economic growth into meaningful livelihoods for the populace। कह रहे ये जो फिनोमिनन है, ये जो अजीब सी घटना है, फिनोमिनन क्या होता है, रेयर अकरेंस। कह रहे ये जो अजीब सी घटना है ना, ये खड़ा करती है इंक्वायरीज को, सवालों को, और किस बारे में, अवार्ड लगा के बता रहा है, ट्रांसलेशन के बारे में या बदलाव के बारे में, चेंज हो जाने के बारे में, हमारी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का। और किस में चेंज होना है, बदलाव किस में होना है, सार्थक लाइवलीहुड में, सार्थक व्यापार में, ऑक्यूपेशन में या जॉब में, पॉपुलेस के लिए, पब्लिक के लिए, सिटीजन्स के लिए। पॉपुलेस का मतलब होता है पब्लिक एट लार्ज या सोसाइटी। चलिए सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया। ये घटना जो है, ऊपर वाला फिनोमिनन जो है, ये सवाल उठाता है हमारे सामने, इंक्वायरी खड़ी करता है कि तेज इकोनॉमिक ग्रोथ से लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, क्या आम आदमी के लिए कुछ मीनिंगफुल लाइवलीहुड निकल करके आया या नहीं आया। फिनोमिनन सब्जेक्ट है आपका, वर्ब है इसकी रेजिस। याद रखें पीछे ओ एन आ रहा है तो ये सिंगुलर है। फिनोमिनन, क्राइटेरियन, याद है ना, पीछे ओ एन आएगा तो सिंगुलर है। अगर इनके आगे ओ एन निकाल के ए लगा दिया जाए तो ये हो जाते हैं प्लूरल। तो ये सिंगुलर प्लूरल बनाना याद रखना, बड़े ही कॉमन से कॉन्सेप्ट्स हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पॉपुलेस मैंने आपको बता दिया, पब्लिक एट लार्ज, सिटीजन्स या किसी भी देश के नागरिक, है ना, पब्लिक। लाइवलीहुड, ऑक्यूपेशन, सस्टेनेंस, आपका व्यापार, काम धंधा या आपकी नौकरी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। अब ये इसको एनालाइज करके बताएगा ऐसा हो क्यों रहा है, किसकी बदमाशी की वजह से ऐसा हो रहा है। कह रहा है जी अ डीपर एनालिसिस रिवील्स अ स्टार्टलिंग ट्रूथ। कह रहा है गहरा एनालिसिस अगर किया जाए, एक गहरा अगर विश्लेषण किया जाए, तो वो रिवील करेगा ऐसे एक सच को जो स्टार्टलिंग है, जो आपको हैरान कर देने वाला है। और क्या है वो सच, कॉलम लगा के बता रहा है। द क्वालिटी ऑफ जीडीपी ग्रोथ इज इनएडिक्वेट इन जनरेटिंग सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो क्वालिटी है ना जीडीपी की, क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, क्वालिटी की बात कह रहे, जो इसकी क्वालिटी ग्रोथ है वो इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है अपने आप में, जनरेट करने में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को, सब्सटेंशियल रोजगार के अवसरों को। सब्सटेंशियल मतलब जो साइज में बहुत बड़ा हो, नोटिसेबल हो, साइजेबल हो। तो जीडीपी तेज बढ़ रही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अगेन मैं वही बात बोल रहा हूँ, जिसके पास पैसा है, जिसके पास नॉलेज है, कुछ बिजनेस है, कुछ अच्छा समझ गए ना, कुछ कला है, वो आदमी कमा रहा है। जिसके पास कुछ नहीं है ना, कोई कला नहीं है, कुछ बैकग्राउंड नहीं है, कुछ जॉब पहले से नहीं है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो ये क्वालिटी ऑफ जीडीपी की प्रॉब्लम है, ना कि क्वांटिटी की। एनालिसिस की वर्ब है रिवील्स। स्टार्टलिंग का मतलब होता है अलार्मिंग या वरीसम। क्वालिटी का मतलब, क्वालिटी की वर्ब है सब्सटेंशियल, आप जानते हैं, साइजेबल या नोटिसेबल। इस सेंटेंस से आपको एक और मैसेज मिलता है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ एज माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप में कोई स्किल नहीं है ना, तो इस देश में गुजारा बहुत मुश्किल है अगले 50 साल। स्किल किसी भी तरह की हो सकती है। आपको चाहे टीवी सही करना आता हो, फ़ोन सही करना आता हो, चाहे एसी को साफ़ करना आता हो। अगर आप एसी के साफ़ करने वाले अच्छे कारीगर हैं, तो आप दिन का 2000 रुपये कमा रहे हैं अर्बन क्लैप जैसी ऐप से जुड़ करके। जाएंगे 15 मिनट में एसी को फटाफट वैक्यूम से क्लीन करेंगे, 400 रुपये लेंगे। दिन में 5 बार ऐसे जाना है आपको, 4-5 घंटे काम करना है। तो कुछ ना कुछ स्किल्स को एक्यूमुलेट करना, ये सारा दिन एसएससी, बैंक, यूपीएससी और ये सब मत करते रहना। और या फिर ये सब करना तो इस तरीके से करना कि साल भर में सिलेक्शन लूँगा या फिर मैं टीचर बन जाऊँगा। सिलेक्शन नहीं मिले तो कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो और उसके टीचर बन जाओ। एक सेशन करेंगे इस पर किसी संडे को, जो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप एग्जाम्स में अच्छे नहीं हैं, सिलेबस को नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, तो कोई एक सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ लें और उसकी आप टीचिंग शुरू करें, है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन। चलिए बताना कितने बच्चों को ये सेशन चाहिए। एक संडे को 15-20 मिनट का लाइव सेशन करेंगे इस चीज़ के ऊपर। कह रहे जी ऑटोमेशन, रैपिड इंटीग्रेशन इनटू द इकोनॉमी एंड हाइटेंड प्रोडक्टिविटी आर ऑल्टरिंग ट्रेडिशनल जॉब लैंडस्केप्स। कह रहे जो ऑटोमेशन है उसका जो रैपिड इंटीग्रेशन, अब ये क्या है ऑटोमेशन? ऑटोमेशन मतलब चीज़ों का ऑटोमेटिक हो जाना, मशीनों का काम के अंदर यूज़ किया जाना, इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। कह रहे जी मशीनों का इस्तेमाल का जो रैपिड इंटीग्रेशन है, जो बहुत तेज़ी से इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, अपना रहे हैं। और किसमें? हमारी इकॉनमी में। कह रहे एक तो ये चीज़, और दूसरा बढ़ी हुई जो प्रोडक्टिविटी है, तेज़ होती हुई हमारी जो उत्पाद बनाने की, प्रोडक्ट बनाने की जो रफ्तार है। कह रहे ये दोनों ही चीज़ें ऑल्टर कर रही हैं, बदल रही हैं। और किसको? ट्रेडिशनल जॉब लैंडस्केप्स को, परंपरागत जॉब के परिदृश्य को, उसके आउटलुक या सिनेरियो को। आजकल ऐसी जॉब्स नहीं चाहिए जहाँ पे हाथ से बहुत काम करना पड़े, है ना। टाइपिंग जॉब्स, क्या ज़रूरत है टाइपिंग जॉब्स की? जब टेक्स्ट टू स्पीच इंजन मेरे पास है, मैं कुछ बोलूँगा वो टाइप कर देगा, तो मुझे टाइपिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो जॉब्स का लैंडस्केप जो है कंप्यूटर्स के और मशीनों के आने की वजह से चेंज होता जा रहा है। इंटीग्रेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों की वर्ब है आर ऑल्टरिंग, ऑल्टर करना, चीज़ों को चेंज या बदलाव लाना। लैंडस्केप आप समझ गए हैं, बैकग्राउंड या सिनेरियो। कह रहे डेटा फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेंट्स अ वरीसम पिक्चर। कह रहे जो डेटा आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वो भी पेंट करता है एक ऐसी पिक्चर को जो वरीसम है, जो चिंताजनक है, वरी करवाने वाली है। और चिंताजनक पिक्चर वो क्या है? ईच परसेंटेज ऑफ जीडीपी ग्रोथ प्रोड्यूस्ड फ्यूअर जॉब्स विद एवरी पासिंग डेकेड। हर परसेंटेज जो है जीडीपी ग्रोथ का, उसने प्रोड्यूस किया कम नौकरियों को हर निकलती हुई दशक के साथ में, पासिंग डेकेड के साथ में। तो 1990 के अंदर अगर जीडीपी 6% से 7% पे जाती थी तो जॉब्स जितनी होती थी, अब 2020 के दशक में 6 से 7% की जीडीपी पे जाने पे उतनी जॉब्स नहीं आती। जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन जॉब्स के बढ़ने की रफ्तार वक्त के साथ में कम होती जा रही है। समझ गए? डेटा सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब दे रखी होनी चाहिए थी इसकी, लेकिन सिंगुलर दे रखी है। टेक्निकली यहाँ पे पेंट्स की जगह पेंट आना चाहिए डेटा के हिसाब से। सिंगुलर तो डेटम होता है ना, यहाँ लिखा हुआ डेटा, तो वो प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन सिंगुलर लगा दी इसने, कोई बात नहीं। परसेंटेज की वर्ब है प्रोड्यूस्ड। चलिए अब आएंगे अपने लास्ट पैराग्राफ पे। लास्ट है या सेकंड लास्ट है, और फिर इसमें देखना है अपने को क्या सोल्यूशन दिए गए हैं।
कह रहा है फर्दर मोर द जॉब्स बीइंग क्रिएटेड टेंड टू एक्सैसरबेट सोशल डिवाइड्स। कह रहा है इससे भी आगे फर्दर मोर जो नौकरियां क्रिएट की जा रही हैं, जॉब्स बनाई जा रही हैं, वो भी टेंड टू करती हैं, उनकी ये भी आदत है करने की, और क्या कि वो एक्सैसरबेट कर रही हैं और ख़राब कर रही हैं, वर्सन कर रही हैं समाज की खाइयों को, डिवाइड्स को। नौकरियां सबको बराबर नहीं मिल रही, जिसको मिल रही है उसको बहुत सारी मिल रही है, जिसको नहीं मिल रही है उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। जॉब्स की वर्ब है टेंड। टेंड का मतलब होता है किसी काम को करने की आदत होना। टेंड के साथ में वर्ब का टू इन्फिनेटिव लगा दिया जाए तो वो आपकी आदत को बताता है। आई टेंड टू स्लीप लेट इन द नाइट, मेरी आदत है रात में देरी से सोने की। आई टेंड टू वर्क 15 आवर्स अ डे, मेरी आदत है दिन में 15 घंटे काम करने की, है ना। टेंड प्लस में टू इन्फिनेटिव। स्ट्रक्चर्स को पकड़ा करो, ये एक्सरबेट करना, चीज़ों को बद से बदतर बनाना। कह रहा है द फॉर्मल सर्विस सेक्टर लार्जली केटर्स टू हायर कास्ट इंडिविजुअल्स while a disproportionate 80% of MG नरेगा beneficiaries belong to the marginalized segments। कह रहा है जो फॉर्मल सर्विस सेक्टर है, बैंक्स हैं, आईटी कंपनियां हैं, जहां लोग टाई लगा के एसी में बैठते हैं, अच्छी तनख्वाह पाते हैं। कह रहा है जो सर्विस सेक्टर है मोटे तौर पे ये केटर करता है, सर्व करता है, अकोमोडेट या प्रोवाइड करता है सर्विसेज हायर कास्ट के इंडिविजुअल्स को। बैंक के अंदर नौकरी पाके बेनिफिट लेने वाले, प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहा हूँ, सरकारी में तो चलो रिजर्वेशन भी होता है, हर तरह के लोग आएंगे। प्राइवेट में आप कहीं नहीं देखोगे, प्राइवेट में आपको हायर कास्ट के लोग जो हैं अच्छी अच्छी प्राइवेट कंपनीज में काम करते हुए मिलेंगे। तो ये हो रहा है सर्विस सेक्टर में। और एक बहुत ही डिसप्रोपोर्शनेट 80% लोग जो हैं एमजी नरेगा के बेनिफिशरीज में, इस मजदूरी वाले काम में, वो बिलोंग करते हैं मार्जिनलाइज सेगमेंट से, समाज के कमज़ोर वर्गों से। मार्जिनलाइज मतलब जो हाशिए पे हैं, जिनके पास ना पैसा है ना पावर है। जैसे कि वो सेक्शंस कौन से हैं? दलित्स, ट्राइबल्स एंड बैकवर्ड कास्ट, SC, ST और OBC वाले लोग। तो 80% एमजी नरेगा के काम करने वाले लोग, समझ गए ना, जनरल नहीं होते, वो SC, ST या OBC वाले होते हैं। आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं, काफ़ी सरप्राइजिंग लगे मुझे भी पढ़ करके, इसको पता लगा। सर्विस सेक्टर की वर्ब है केटर्स। केटर करना यानी किसी को सर्विसेज देना। केटर के बाद में हमेशा टू लगाएंगे, जिसको भी अपनी सेवाओं का लाभ आप दे रहे हैं। 80% की वर्ब है बिलोंग। परसेंटेज की खुद से कोई वर्ब नहीं होती, जो वर्ब लगी होती है वो ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में आने वाले नाउन के हिसाब से होती है। नाउन यहाँ पे प्लूरल है, बेनिफिशरीज, तो वर्ब भी प्लूरल है। डिसप्रोपोर्शनेट मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शंस। मार्जिनलाइज मतलब जो हाशिए पे हो, जो मार्जिन पे हो, जो नेग्लेक्टेड या अनप्रिविलेज्ड हो, पैसा और पावर से वंचित हो। चलिए और आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है जी, टू एड्रेस दिस क्राइसिस एम्फोसिस शुड शिफ्ट फ्रॉम चेजिंग हेडलाइन GDP ग्रोथ टू कल्टिवेटिंग जॉब इंटेंसिव इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज। अब है सरकार के लिए कुछ सजेशंस। कह रहा है जी अगर इस चीज़ को चेंज करना है, इस क्राइसिस को बदलना है, इसको एड्रेस करना है, तो हमारा सारा एम्फोसिस शिफ्ट हो जाना चाहिए। सारा जो जोर देने का काम है वो मूव कर जाना चाहिए। कहाँ से? फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक। और कहाँ से कहाँ तक? चेंज करने की तरफ GDP ग्रोथ के हेडलाइन नंबर्स को। हेडलाइन GDP ग्रोथ मतलब मोटे तौर पे GDP की क्या ग्रोथ हुई है। GDP में कई सेक्टर्स भी हैं, इंडिविजुअल सेक्टर्स के बाद हम नहीं कर रहे हैं। तो सारा आपका शिफ्ट हो जाना चाहिए फोकस इस चीज़ से, GDP ग्रोथ को डिस्कस करने से, और कहाँ तक? कल्टीवेट करने तक, फोस्टर या नर्चर करने तक जॉब इंटेंसिव इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज़ को, ऐसी आर्थिक नीतियों को जिसमें जॉब इंटेंसिव कुछ काम हो, ऐसे सेक्टर्स को प्रमोशन मिले, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें जॉब से जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ सारा एम्फोसिस हमारे नेताओं का होना चाहिए। एम्फोसिस की वर्ब है शुड शिफ्ट। फ्रॉम और टू लगा के बताया गया कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा। टू एक प्रेपोजिशन है, फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, इसलिए फ्रॉम के बाद भी वर्ब की ING फॉर्म और टू के बाद भी वर्ब की ING फॉर्म। प्रेपोजिशन अपने बाद लेगी या तो नाउन या फिर किसी वर्ब को वर्ब की ING फॉर्म जीरेंट फॉर्म के अंदर। कल्टीवेट करना यानी नर्चर या फोस्टर करना, किसी चीज़ को पालना पोसना। क्राइसिस यहाँ पे सिंगुलर है, पीछे S आ रहा है इसलिए दिस लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे दीज लिखा होता और इसको प्लूरल बनाना होता तो क्राइसिस का क्या करता मैं भाई? मैं इस IS को निकाल के ES लिख देता, ठीक है। क्राइसिस, बेसिस, एक्सिस, थीसिस, हाइपोथेसिस, पैरेंथेसिस, ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में IS आता है और प्लूरल बनाने के लिए IS की जगह ES लगाया जाता है। ध्यान दिया करो इन कॉन्सेप्ट्स का, अच्छे से आने चाहिए सबको। कह रहा है द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2023 होल्ड्स प्रॉमिस एज अ पोटेंशियल बूस्ट टू इंडियाज इकोनॉमिक वाइटलिटी। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, इनका जो ये वाला अमेंडमेंट बिल आया है 2023 का, जिसका नाम है ये बड़ा सा माइंस मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल,
जिसको आप बोलेंगे MMDR, ठीक है, MMDR। तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो MMDR बिल है ये होल्ड करता है प्रॉमिस को, इसमें कई वादे हैं, प्रॉमिस हैं, एक पोटेंशियल बूस्ट के तौर पे, एक संभावित एनकरेजमेंट के तौर पे, जो है इंडिया के इकोनॉमिक वाइटलिटी के लिए। वाइटलिटी होती है आपकी अंदर की जान, एनर्जी, है ना, तो इंडिया की इकोनॉमिक एनर्जी के लिए ज़रूरी है। बिल की वर्ब है होल्ड्स। जब आप होल्ड करते हैं प्रॉमिस को तो आप में बहुत सारी संभावनाएं दिखाई देती हैं सामने वाले को। कह रहा है एज द वर्ल्ड embraces इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, मिनरल्स लाइक लिथियम एंड कोबाल्ट बिकम पिवटल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहा है जैसे जैसे वर्ल्ड जो है इम्ब्रेस कर रहा है, वेलकम कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इम्ब्रेस करना, किसी चीज़ को ब्रेस करना, गले लगाना, एक्सेप्ट करना, और किसको, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन को, बिजली से चलने वाले वाहनों को। कह रहा है वैसे वैसे जो मिनरल्स हैं, जो सारे खनिज हैं जैसे कि लिथियम और कोबाल्ट, वो बन जाते हैं बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल, पिवटल, बहुत ही कंड्यूसिव इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, भारत में आने वाले इस बदलाव के लिए। तो ये सारे मिनरल्स हमारे पास हैं, अगर इनका ठीक से यूज़ करें, इस बिल का इस्तेमाल करके, तो हम इंडिया को बहुत आगे ले जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नौकरियां यानी कि जॉब्स। वर्ड की वर्ब है इम्ब्रेसिस, मिनरल्स की वर्ब है बिकम, पिवटल यानी इंस्ट्रूमेंटल, किसी काम के लिए बड़ा ही उपयोगी, बड़ा ही हेल्पफुल, इम्ब्रेस करना, किसी चीज़ को अपनाना या गले लगाना। कह रहे इंडियाज अबंडेंट मिनरल पोटेंशियल सिमिलर टू अफगानिस्तान एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रिमेन्स लार्जली अनटैप्ड। कह रहा है इंडिया की जो मिनरल पोटेंशियल है, खनिजों को लेकर के जो पोटेंशियल है, जो अबंडेंट है, अपने आप में बहुत ज़्यादा है। कह रहा है बिल्कुल अफगानिस्तान और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरह है, बिल्कुल ही सिमिलर इन दोनों कंट्रीज़ के, वो बनी हुई है मोटे तौर पे अनटैप्ड, लार्जली जो है अनयूज्ड है। अनटैप्ड मतलब अनयूटिलाइज्ड, जिसका ठीक से एक्सप्लोरेशन या यूज़ नहीं किया गया है। पोटेंशियल यानी संभावना, समझ ही चुके हैं आप, कैपेबिलिटी या आपके अंदर की एबिलिटी होती है पोटेंशियल, इसकी वो है रिमेन्स। अबेंडेंट मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, इन अबेंडेंस। अनटैप्ड मतलब जिसको टैप किया जाना बाकी है, जो अनयूज या अनयूटिलाइज्ड है। कह रहे द MMA बिल्स प्रोविजन फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्ट्रेटेजिक मिनरल एक्सप्लोरेशन इंक्लूडिंग लिथियम ऑफर अ चांस टू हार्नेस दिस पोटेंशियल। कह रहे MMA बिल के जो प्रोविजंस हैं, इस नए कानून के अंदर जो नियम है, और किसके लिए भाई, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए, और कहाँ पे, स्ट्रेटेजिक मिनरल एक्सप्लोरेशन में। मिनरल मतलब खनिज से जुड़ा हुआ, एक्सप्लोरेशन मतलब खोज तलाश, स्ट्रेटेजिक मतलब जो देश की स्ट्रेटेजी से जुड़े हुए हों, रणनीति से जुड़े हुए हों, बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो प्राइवेट सेक्टर का जो भागीदारी है इस इंपॉर्टेंट काम में, स्ट्रेटेजिक मिनरल एक्सप्लोरेशन में, जिसमें शामिल है लिथियम। कह रहे ये सारे प्रोविजंस ऑफर करते हैं एक बहुत ही अच्छे मौके को, एक चांस को, कि हम हार्नेस कर सकें, टैप कर सकें, यूज़ कर सकें, और किसको, इस पोटेंशियल को, दिस पोटेंशियल। और कैसे, वाइल फॉस्टरिंग इंक्लूसिव जॉब ग्रोथ, जबकि दूसरी तरफ फोस्टर करते हुए, बढ़ावा देते हुए, नर्चर करते हुए ऐसी जॉब की ग्रोथ को जो इंक्लूसिव हो, सबको अपने दायरे में लेती हो, हर समाज का हर तबका इस जॉब की ग्रोथ में भागीदार जो है लेता हो। समझ पा रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन मीनिंग आपको निकाल लेना है। प्रोविजंस जो हैं इनकी वर्ब है ऑफर। प्रोविजंस ऑफर करते हैं एक अच्छा चांस, हार्नेस करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करके यूटिलाइज करना, फोस्टर करना यानी किसी चीज़ को पालना पोसना, नर्चर करना, उसको समझ गए ना, बड़ा करना, केयर करना उसकी। इंक्लूसिव जॉब ग्रोथ वो जॉब ग्रोथ है जिसमें हर आदमी इंक्लूडेड होगा। ऐसा नहीं है कोई बहुत पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल रही है या बहुत अगड़ी जातियों को नौकरी मिल रही है, हर तरह के आदमी के लिए कुछ ना कुछ जॉब हो, ये होती है इंक्लूसिव जॉब ग्रोथ। कह रहा है द ट्रू चैलेंज लाइज इन इम्प्लीमेंटिंग द MMA बिल मेटिकुलसली। जो ट्रू चैलेंज है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो लाई करती है इम्प्लीमेंट करने में, अमल में लाने में इस MMA बिल को मेटिकुलसली, यानी बहुत ही केयर और बहुत ही पेन के साथ। मेटिकुलसली, पंटिशसली, है ना, पेन स्टिकिंगली, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पेन लेकर के, बहुत केयर के साथ में, बहुत बारीकियों के साथ में करना, है ना, एडवर्ब फॉर्म है मेटिकुलस की, मेटिकुलसली। तो जितना अच्छे से इस बिल को चलाओगे, इम्प्लीमेंट करोगे, उतनी ही इसकी कामयाबी जो है इस बिल की जो है पॉसिबल हो पाएगी। चैलेंजेस की वर्ब है लाइज। चलिए लास्ट सेंटेंस अपना, लास्ट पैराग्राफ। कह रहा है जी इकोनॉमिक डिस्कोर्स नीड्स रिकैलिब्रेशन। भारत में जो इकोनॉमिक डिस्कोर्स है, अर्थव्यवस्था को लेकर के जो बातचीत है, उसको ज़रूरत है रिकैलिब्रेशन की, रीएडजस्टमेंट की, नहीं उसकी फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। रिकैलिब्रेशन क्या होता है, अगर आपने FM रेडियो चलाया हो कभी, रेडियोज़ वगैरह या TV वगैरह, TV ट्यूनर में ट्यून किया हो, तो आप कैलिब्रेट करते हैं उसको अलग अलग चैनल्स के हिसाब से।
यहाँ पे 92.1 FM तड़का और यहाँ पे रेडियो सिटी, तो वो फाइन ट्यून करते हैं ना, उसको आगे आगे करके वो कैलिब्रेट करना होता है। कह रहे वैसे ही देश में नेताओं को समझाओ कि ये बातचीत को भी रिकैलिब्रेट करें, नए मुद्दे आ गए उन पे बातचीत करें इकोनॉमी के मामले में। डिस्कोर्स की वो है नीड्स। अब वो मुद्दे कौन से हैं भाई, किसके बारे में बात करनी है? कह रहा है जी, रादर देन फिक्सेटिंग ऑन हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ, पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट प्रायोरिटाइज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोस्पेरिटी। कह रहे बजाय फिक्सेट करने के, ऑब्सेस्ड होने के या फोकस करने के। फिक्सेट का मतलब होता है पूंछ पकड़ के अटक जाना कहीं पे, उसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाना। कह रहे बजाय ऐसा काम करने के, और जो है हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ को, जीडीपी मोटे तौर पे कितनी बढ़ रही है, कह रहा है इसकी पूंछ पकड़ने की बजाय हमारे नेताओं को समझना चाहिए कि वो प्रायोरिटाइज करें, प्राथमिकता दें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोस्पेरिटी को, हर आदमी की संपन्नता को। एंड देयर नैरेटिव्स शुड इवॉल्व टू एनकम्पस जॉब्स, डेटा एंड प्रोडक्ट्स। और उनके जो नैरेटिव्स हैं, उनकी जो बातचीत है, जो डायलॉग्स हैं, उनको भी डेवलप हो जाना चाहिए, इवॉल्व हो जाना चाहिए कि वो इनकम्पस करें, इंक्लूड करें, अपने दायरे में ले जेडीपी नाम की इन चीज़ों को भी। जेडीपी का ट्रेडिशनल मीनिंग मैंने आपको बताया था, जॉब्स, डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है जॉब्स, डेटा और प्रोडक्ट पे, नए ज़माने के हिसाब से। तो अगर बात करनी है ना तो इस पे बात करो, है ना। डेटा के फील्ड में क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी के फील्ड में क्या हो रहा है, नौकरियाँ कितनी आ रही हैं। जीडीपी ग्रोथ सारा दिन मत करो, गरीब आदमी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा आप कितनी तेज़ से ग्रो करते हो। लीडर्स की वो है मस्ट प्रायोरिटाइज, नैरेटिव्स की वो है शुड इवॉल्व करना, किसी चीज़ का डेवलप होना या विकसित होना, है ना। एनकम्पेस करना, एनकैप्सुलेट करना, किसी चीज़ को अपने दायरे में लेना। कह रहा दिस शिफ्ट इन फोकस वुड इल्यूमिनेट द पाथ टूवर्ड्स जेन्युइन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी दैट बेनिफिट्स ऑल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। कह रहे जो बदलाव है फोकस में, जो शिफ्ट है, ये इल्यूमिनेट करेगा, जगमग करेगा, एनलाइटन करेगा, प्रकाशमय करेगा हमारे उस पाथ को, हमारे उस रास्ते को, जो किसकी तरफ है भाई, जेन्युइन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की तरफ है, सही में आर्थिक संपन्नता की तरफ है। और ये वही संपन्नता है जो बेनिफिट करेगी हर स्ट्रेटा को, हर वर्ग को, हर तबके को, हमारे समाज के। ऐसी ग्रोथ हमें चाहिए जिसमें हर आदमी जो है ग्रोथ का पार्टिसिपेशन कर रहा हो। शिफ्ट की वर्ब है वुड इल्यूमिनेट करना, एनलाइटन करना। दैट आया प्रोस्पेरिटी के लिए, प्रोस्पेरिटी मतलब संपन्नता, दैट की वर्ब है बेनिफिट्स। स्ट्रेटा मतलब वर्ग या तबका, सिंगुलर होता है स्ट्रेटम, प्लूरल होता है स्ट्रेटा। जैसे डेटम से डेटा, मीडियम से मीडिया, बैक्टीरियम से बैक्टीरिया, पोडियम पोडिया, स्टेडियम स्टेडिया, करिकुलम करिकुला। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अम वाले नाउन्स जो अम में ख़त्म होते हैं, फॉरेन वर्ड्स, उन सभी को अपने अम की जगह अ लगा के प्लूरल में चेंज कर देते हैं। आज के क्विज़ में कॉन्सेप्ट आपसे पूछा भी गया है। केटर के बाद में हमेशा टू आएगा, ये भी आपके क्विज़ में पूछा गया आज, है ना आपसे। केटर के बाद में हमेशा टू लगाया जाता है। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को यहीं पे। आ जाओ अपने क्विज़ पे आज के, फटाफट से इसको सॉल्व करना है। ऐसे आर्टिकल सच में आपकी मेच्योरिटी लेवल को बहुत अच्छा, लेवल ऑफ मेच्योरिटी जो है उसको और मेच्योर करेंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ऑथर का स्टांस या पोजीशन क्या है करंट इकोनॉमिक डिस्कोर्स को लेकर के, हाल में आर्थिक चर्चाओं को लेकर के, जो फोकस करती है जीडीपी की ग्रोथ पे। क्या लगता है ऑथर को क्या करना चाहिए? इसको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोस्पेरिटी की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए फोकस को, या जो कर रहे हैं वो वही करते रहना चाहिए, जीडीपी की पूंछ पकड़े रहना चाहिए, या फिर ये जो हो रहा है इससे जॉब क्रिएशन की समस्या ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है देश में, या फिर ये फोकस जो है ये हमारे पास बहुत सारी जॉब्स की तरफ लेकर के आया है, मीनिंगफुल लाइवलीहुड्स इससे में पैदा हो गए हैं बहुत सारे, या फिर इसको ऑटोमेशन या प्रोडक्टिविटी की बात करनी चाहिए। सारा डिस्कोर्स, सारी डिस्कशन जो है मशीनों और सॉफ्टवेयर को लेकर के होनी चाहिए, एआई के ऊपर। मेरे ख्याल से आंसर निकालना बहुत ईजी है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए, वहाँ से मैच कर लेना, कोशिश करो खुद से पहले आंसर निकालने की, ठीक है। सेकंड में पूछा है जी प्राइमरी रीज़न क्या है ऑथर जो सजेस्ट करता है, वो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से ऑथर सजेस्ट करता है कि जीडीपी से जेडीपी की बात करो। सबसे प्राइमरी रीज़न क्या है? तो 5 रीज़न आपके सामने दिए गए हैं, हिंदी कर लो इनकी, एक रीज़न आपका आंसर बनेगा। खुद का दिमाग चलाओगे तो मज़ा भी आएगा, फिर मेरे आंसर से मैच करना। फर्स्ट कमेंट में अपना आंसर मैंने डाल दिया है। थर्ड में पूछा है जी ऐसी चीज़ जिसमें बहुत केयर को मार्क किया जाए, जिसमें बहुत बारीकियों का ध्यान रखा जाए, तो उसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ होगा? तो 3 वन वर्ड्स हैं, वो याद होगा आपको, एक एम से, एक पी से, याद है ना। तो वो वन वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, कोई भी एक लिख दो, आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। एनकम्पेस वर्ड का सिनोनिम पूछा है, तो 4 वर्ड्स दिए गए हैं, चारों का मीनिंग निकालो और जो इसका सिनोनिम बने उसको अपना आंसर बना लो।
5वें 6वें में 2 एरर्स हैं, 2 जो है फिलर्स के क्वेश्चंस हैं। 5वें में चारों में से क्या वर्ड रखोगे? पंक्टिलियस, एनकैप्सुलेट, पिविटल या एक्सटोल्ड। 6वें में क्या रखोगे? रीक, रेक, प्रोवाइड या इम्पोज। ठीक है, चलिए 7वां 8वां 9वां एरर्स के 3 क्वेश्चंस हैं। पहला एरर आपको मिल सकता है यहाँ पे, दूसरा एरर आपको मिल सकता है यहाँ पे या इसके आसपास, और तीसरा एरर आपको मिल सकता है इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास। निकालो आंसर्स को, फर्स्ट कमेंट में आंसर रखें, चेक करके बताना आउट ऑफ 9 आपको कितने मार्क्स मिले। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। YET की वेबसाइट को एक्सप्लोर करते रहें, रोज़ नए क्विजेज, रोज़ नया कंटेंट ऐड हो रहा है। मैक्सिमम बेनिफिट आपको हर रोज़ 5 से 10 मिनट स्पेंड करके वेबसाइट से निकालना है। अंटिल देन